नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और हमने रोटेशनल मैकेनिक्स का जो मेरा फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था, काफी डिटेल में पढ़ा था हमने। बहुत सारे डेरिवेशंस किए थे और हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो सारे हमने अप्लाई किए थे। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में हमने रोटेशनल मैकेनिक्स का काइनेमेटिक्स पार्ट और डायनेमिक्स पार्ट पढ़ा था, यानी कि जो मेरे इक्वेशंस होते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी एटसेट्रा एटसेट्रा। इक्विवेलेंस मैंने समझाया था कि एक इक्विवेलेंट अल्फा होता है, ओमेगा का इक्विवेलेंट यू होता है, या फिर उसको कैसे रिलेट करते हैं, वो सब हमने पढ़ा था। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं पढ़ी है, नहीं देखी है, तो आप प्लीज जाकर, मैं ऊपर लिंक दे रहा हूं, ये वीडियो आप जरूर से देख लेना। ठीक है, इससे पहले कि हम न्यूमेरिकल्स पे आए, आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला न्यूमेरिकल है 2019 मेंस में पूछा हुआ न्यूमेरिकल है। ठीक है, बड़ा ही बेसिकली न्यूमेरिकल सॉल्व करने में क्या है कि आंसर लाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि अप्रोच क्या है। अप्रोच डेवलप करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप अलग अलग सिचुएशन में पढ़ते हो, अलग अलग सिचुएशन में आप अलग अलग तरीके से सोचते हो, आपका थॉट प्रोसेस ब्रॉड होने लगता है। ठीक है, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलता, न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम आते हैं पहला क्वेश्चन जो है। बेसिकली क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूं। एक क्वाइन है दैट इज ऑफ वेट 5 ग्राम। ठीक है, इसका मास है 5 ग्राम, रेडियस है 1 सेंटीमीटर, और ये एक स्टिक से अटैच है, जो स्टिक से पेरीफेरी पे अटैच है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अ मेटल कॉइन ऑफ मास 5 ग्राम एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर इज फिक्स्ड एट अ थिन स्टिक ए बी ऑफ निग्लिजिबल मास। निग्लिजिबल मास से क्या मतलब है? मतलब एबी का कोई मास नहीं है। एबी का मास ना होने का जो रीजन क्यों दिया है क्वेश्चन में, इसलिए दिया है क्योंकि आप एबी का अपना कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। अगर मास नहीं है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, तो एबी का कोई मास हमको कंसिडर नहीं करना। मास जब भी बात करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ क्वाइन की बात करेंगे। ठीक है, मास एज शोन इन फिगर, द सिस्टम इज एट रेस्ट इनिशियली। सिस्टम इज एट रेस्ट इनिशियली। ठीक है, the constant torque that will make the system rotate about AB at 25 rotations per second in 5 seconds is close to, यानी कि हमको टॉर्क निकालना है, टॉर्क निकालना है जो इस रुके हुए सिस्टम को 5 सेकंड के अंदर 25 रोटेशन पर सेकंड की रोटेशनल स्पीड तक लेके जाए। हमें वो टॉर्क निकालना है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो चीज सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि क्वेश्चन में डाटा क्या दिया हुआ है। डाटा देने का मतलब ये नहीं होता है कि जो चीज डायरेक्टली लिखी हुई है, बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जो एक डाटा से आप इन्फर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे स्मूथ सरफेस लिखा है यानी कि फ्रिक्शन जीरो है, कहीं पे मासलेस लिखा है या निग्लिजिबल मास लिखा है यानी कि उसका वेट नहीं लेना है। वेट नहीं लेना है वो तो ठीक है, मास तो नहीं लेना। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी जीरो हो गया, वेट जीरो हो गया। वेट जीरो होने का मतलब है कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया। अलग अलग सिचुएशन में आप इन्फर कर सकते हो कि इस डेटा का और कहां कहां पे यूज है, क्या क्या आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर सपोज साइन थीटा की वैल्यू दे दी है, तो आप ये समझ लो कि आपको कॉस थीटा, टेन थीटा सब कुछ दे दिया है। तो अब आप ये नहीं कर सकते कि भाई टेन थीटा हमको नहीं मिला तो हम कैसे सॉल्व करें। अगर क्वेश्चन के सोल्यूशन में टेन थीटा का रिक्वायरमेंट है, अगर साइन थीटा दे दिया या इवन थीटा दे दिया, तो आपके सारे डाटा आपके पास आ गए। ठीक है, तो सबसे पहला अप्रोच ये होता है कि इंफॉर्मेशन क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर। सेकेंड ऑप्शन क्या होता है कि क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में आपके पॉकेट में एम्युनिशन क्या है, हथियार क्या है आपके पास। ठीक है, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें टॉर्क पूछा है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फा। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अगर आप किसी भी और उसमें जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप टिग्नोमेट्री में जाते हो, तो साइन थीटा कॉस थीटा के बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, वो आपके पॉकेट के हथियार हैं जो आप अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल करोगे। जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आर्टिकुलेटली आप इस्तेमाल कर पाओगे एग्जाम में, एग्जामिनेशन टाइम में। टाइम कम रहता है एग्जामिनेशन में पर क्वेश्चन, तो ज्यादा आर्टिकुलेटली यूज करने के लिए आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, ताकि आप अपने पॉकेट में जो आपके एम्युनिशन हैं आप उसको बहुत ही प्रिसाइजली यूज कर पाओ। ठीक है, तो सेकंड है कि आपके पास एम्युनिशन क्या क्या है। एम्युनिशन मीन्स फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड थिंग ये होती है कि पूछा क्या है। ठीक है, पूछा क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि ये स्किप कर जाते हैं, पूछ कुछ रहा होता है, निकाल कुछ रहे होते हैं, और
मिसलीड हो जाते हैं। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन पढ़ती हो तो सबसे पहला जो भी इंफॉर्मेशन के बाद जो चीज एक सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात होती है वो ये होती है कि एग्जाम मतलब क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, टॉक पूछा है, लेकिन टॉक के रिस्पेक्ट में एक और डाटा दे दिया कि 5 सेकंड में 25 रोटेशन पर सेकंड की स्पीड गेन करने वाला टॉक चाहिए, मतलब टॉक की को क्वांटिफाई करने का एक और डेटा दे दिया। ठीक है, तो पूछा क्या है ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पार्ट होता है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपके सामने ही आंसर लिखा हुआ है। तो एक पार्ट ये होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन में रीजनिंग से आप उन चारों ऑप्शंस में किस किस ऑप्शन को आप बिल्कुल निगेट कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसा निगेट करने वाला मेरे को कोई सिम्टम दिखा नहीं, तो इसलिए मैंने ऑप्शंस लिखे नहीं है, इसको डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है वो हमें पता है। सबसे पहले हम अपने एमिनेशंस पे आते हैं। एमिनेशंस मतलब फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। यानी कि आई पता चल जाए, अल्फा पता चल जाए तो हमने टॉर्क निकाल लिया। आई निकालना तो बहुत आसान है भाई, कॉइन है, कॉइन का आई हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकालेंगे अभी, है ना। वो सब मैंने बता रखा है कि डिस्क का हम लोग आई कैसे निकालते हैं, वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। जो ट्रिकी पार्ट है इस क्वेश्चन में, जो डेटा दिया है वो ग्राम में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, और रोटेशन पर सेकेंड में दिया है। ठीक है, इनमें से कोई भी डाटा एज इट इज इस फॉर्मूले में नहीं लगने वाला है। तो दैट इज द ट्रिकी पार्ट कि आपको फॉर्मूले में जो आंसर आएगा वो आपको न्यूटन मीटर में निकालना पड़ेगा। टॉक मतलब न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर में निकालने के लिए आपको इसको सारा डाटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सेकेंड थिंग क्या है, आई। हम आई पे आते हैं, सबसे पहले हम आई निकालते हैं। आई कैसे निकलेगा, डिस्क का आई क्या होता है, सेंटर के अबाउट। सेंटर के अबाउट क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। अगर मैं इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊं, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊं, तो मैं इसको एक्स एक्सिस लेता हूं, इसको वाई एक्सिस लेता हूं, इसको जेड एक्सिस लेता हूं, तो आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। आई एक्स और आई वाई इक्वल होगा क्योंकि आई एक्स और आई वाई दोनों अगर देखा जाए तो सिमेट्रिकल है, डिस्क दोनों के बोर्ड सिमेट्रिकल है, तो आई एक्स और आई वाई की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो मेरा 2 की वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर, आई एक्स की वैल्यू 1/4 एम आर स्क्वायर। पहला कंक्लूजन तो हमने ये निकाला। ठीक है, आई एक्स की वैल्यू 1/4 एम आर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये आई एक्स हो या आई वाई हो, सबसे पहले मैं इस एक्सिस के अबाउट निकाल लिया, अब मैं इसको शिफ्ट करूंगा पेरीफेरी पे। ठीक है, पेरीफेरी पे शिफ्ट होने के लिए जो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक्सिस मेरा सेंटर ऑफ मास से होकर पास होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास से होकर पास हो रहा है क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है, डिस्कस तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होगा, तो मेरा सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। अब अगर मैं आर डिस्टेंस पे इसको एक्सिस को शिफ्ट करता हूं तो मेरा आई ए बी, ये मेरा ए बी हो गया मान लो। तो आई ए बी क्या होगा इस केस में देख लेते हैं। मैं आई वाई निकाल चुका हूं, आई वाई मैं निकाल चुका हूं, अब मुझे इसको शिफ्ट करना है ए बी पे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम क्या करेंगे, 1/4 एम आर स्क्वायर तो हम एज इट इज लिख देंगे, प्लस टोटल मास इंटू जो डिस्टेंस पे शिफ्ट कर रहे हैं एम आर स्क्वायर, इतना मैंने ऐड कर दिया। तो मेरा आई ए बी आ गया, आई ए बी क्या हो गया 5/4 एम आर स्क्वायर। एम और आर की वैल्यू डाल देते हैं। एम की वैल्यू 5 ग्राम है, यानी कि 5/4 इंटू 5/1000। ग्राम को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में, और सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे मीटर में। सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो 1 इंटू 1/100 इंटू 100 ये हो गया। तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं 25/4। 25/4 का मतलब 6.25 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 10 टू द पावर -7। ठीक है, ये आया मेरा केजी सेंटीमीटर, सॉरी केजी मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, आई ए बी। सारा मैं प्रोसीजर डिलीट कर रहा हूं। 6.25
इंटू 10⁻⁻7 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा आई ए बी की वैल्यू आ गई। सेकंड पार्ट है अल्फा निकालना। अल्फा निकालने के लिए हमारे पास डाटा क्या दिया हुआ है, 5 सेकंड में 0 से ये 25 रोटेशन पर सेकंड की स्पीड गेन करता है। सबसे पहले तो यूनिट में फिर खेल गया, 25 रोटेशन पर सेकंड दिया है, रेडियन पर सेकंड नहीं दिया है, तो सबसे पहले इसको हम रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इनिशियल स्पीड 0 है, मैं आई की वैल्यू यहां लिख देता हूं 6.25 इंटू 10⁻⁻7। यूनिट नहीं लिख रहा हूं, यूनिट आप समझदार हो, खुद ही समझदार हो आप। ठीक है, अल्फा के लिए हम आ जाते हैं। अल्फा के लिए हम बेसिक डायनामिक्स वाला जो है, सॉरी काइनेमेटिक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर भूल गया हो तो v इक्वल टू यू प्लस एटी सबको याद होता है। तो v इक्वल टू यू प्लस एटी में v की जगह पे मैं ओमेगा लिखूंगा, फाइनल रोटेशनल स्पीड, ओमेगा नॉट u की जगह पे लिखूंगा, एटी की जगह पे अल्फा t लिख दूंगा। ठीक है, इनिशियल स्पीड 0 है तो ये तो 0 हो गई, प्लस अल्फा टी ओमेगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू ओमेगा अपॉन टी। तो मैं 25 रोटेशन, एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन घूम जाएगा, तो 25 रोटेशंस में 25 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, 25 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये मेरा ओमेगा की वैल्यू होगी। ठीक है, तो और अपॉन टी, टी कितना है 5 सेकेंड, तो मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मेरा आता है 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये मेरा 10 पाई रेडियन पर सेकेंड आ गया अल्फा की वैल्यू। अब मैं इन दोनों को इसमें डालूंगा तो मेरा 10 पाई टॉर्क की वैल्यू क्या आई, 10 इंटू 6.25 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻7। तो 10 इंटू 6.25 करेंगे तो मेरा इनफैक्ट 10 इंटू 6.25 इंटू 22/7 कर देते हैं। 22/7 करने से कोई फायदा होगा, 3.14 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो इज क्लोज टू दिया हुआ है, यानी कि एक टेंटेटिव वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 18, 6.25 का 3 टाइम्स कितना होगा, 18 अराउंड 19 लगभग 20 के अराउंड ये आ जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा, लगभग 10⁻⁻7। तो मैं इसको 2 इंटू 10⁻⁻5 लिख सकता हूं। ठीक है, आंसर है मेरा ऑप्शन है बी, 2 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 2019 मेंस का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का बेसिक क्या है कि भाई मेरे पास दो स्फेरिकल बॉल्स है, दोनों का मास m है, और एक रॉड से अटैच है, उस रॉड का भी मास m है। ठीक है, इनका रेडियस r है, उसका रेडियस r है, और रॉड की लेंथ जो है वो 2r है। ठीक है, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ए बी एक्सिस के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में एक चीज जो मिसिंग है, इसमें लिखा है 2 आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल, ये नहीं बताया है कि हॉलो बॉल है या फिर सॉलिड बॉल है, क्योंकि बॉल तो क्या है कि हॉलो भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है। टेनिस बॉल हॉलो होती है, और नॉर्मल अगर देखा जाए तो जो लेदर बॉल्स होती है वो सॉलिड होती है। लेकिन ऐसे कभी भी अगर डेटा मिसिंग है तो फर्स्ट इंप्रेशन ये होना चाहिए कि बॉल का मतलब मेरा सॉलिड बॉल है। पहले आप सॉलिड बॉल लेकर सॉल्व करो, और अगर सॉलिड बॉल लेकर सॉल्व करने से अगर ऑप्शंस में कुछ हिंट मिलता है तब तो वेल एंड गुड, और अगर कुछ भी हिंट नहीं है तो फर्स्ट कंसिडरेशन होना चाहिए सॉलिड बॉल। सॉलिड बॉल से अगर मेरा सोल्यूशन आ गया, आंसर आ गया, देन गो फॉर इट, है ना। आपको हॉलो बॉल के लिए चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर सॉलिड बॉल से नहीं आता देन गो फॉर हॉलो बॉल। ठीक है, 99% जहां पे बॉल्स के लिए नहीं कुछ लिखा होता है वो होती है सॉलिड बॉल। ठीक है, हम उसको सॉलिड बॉल मान के कंसिडर करते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे सॉलिड बॉल मानते हैं। तो मेरे पास दो सॉलिड बॉल्स हैं, और दोनों का इस एक्सिस AB के अबाउट टोटल मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो हमने एक चीज बड़ी खास पढ़ी थी कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितने भी मासेस होते हैं उनका अलग अलग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल कर उसको हम सम कर सकते हैं,
सम करने का ऑप्शन हमारे पास होता है। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन जैसा कोई चक्कर ही नहीं होता है। अलग अलग मासेस का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और उसको सम कर दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई रेजिस्टेंस है ना, सबके रेजिस्टेंस मिला लो, वो टोटल रेजिस्टेंस निकल कर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? बॉल्स आइडेंटिकल हैं, सेम डिस्टेंस पे है, एक का निकाल लूं तो दूसरा का निकालने की जरूरत नहीं है, दूसरे का स्ट्रेट डबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों को समी तो करना है और इसमें डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि एक एक्सिस के इधर है एक एक्सिस के उधर है तो इससे मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आएगा। ठीक है, जितना ये रजिस्ट करेगा उतना ये भी रजिस्ट करेगा। ठीक है, तो मैं बॉल का अगर निकालूं तो सबसे पहले स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने ऑलरेडी बताया था 2/5 mr² फॉर सॉलिड स्फेयर। ठीक है, किस एक्सिस के अबाउट, दैट इज इंपॉर्टेंट, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक है, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर 2/5 mr²। इस एक्सिस को जब मैं ट्रांसफर करता हूं यहां पर, तो पहले r और फिर r, यानी कि 2r डिस्टेंस ही ट्रांसफर हो जाएगा। 2r डिस्टेंस ट्रांसफर होने का मतलब है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, जो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो भी मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है प्लस mr², यही होता है मेरा। इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। इस केस में सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं आराम से इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकता हूं। 2/5 mr² हो गया, प्लस मास तो वही रहेगा, r की जगह पे 2r हो गया। 2r डिस्टेंस पे हम शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि m इंटू 2r का होल स्क्वायर, यहां पे 4r² हो जाएगा। जब मैं ऐड करूंगा तो ये 22 mr²/5 आ गया। ठीक है, आई स्फेयर, और ये एक स्फेयर का है। मैं दोनों स्फेयर का अगर इसी में कैलकुलेट करना चाहूं तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 44 mr²/5, दोनों स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, कमेंट करके मुझे आंसर दो। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने बेसिकली दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था। एक पढ़ा था मैंने ml²/3, एक पढ़ा था मैंने ml²/12। किस केस में क्या होता है, ml²/3 किस केस में होता है, ml²/12 किस केस में होता है? अगर कभी भी कंफ्यूजन हो जाए तो ये देखो कि एक्सिस को कहां पे रखने से मास मेरा ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड आ रहा है। फॉर एग्जांपल कि एक्सिस अगर मेरा सेंटर से जा रहा है तो मास मेरा क्लोजर है। एक्सिस अगर मेरा एच पे लगा दूंगा, एक केस में एक्सिस एच पे, एक केस में एक्सिस सेंटर पे, एच पे लगा दूंगा तो मास मेरा ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा आएगा, यानी कि सेंटर पे रखने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा। इन दोनों में कम क्या है, ml²/12। पहले तो याद होना चाहिए, अगर कंफ्यूज भी हो जाओ तो ये ट्रिक लगाओ कि भाई सेंटर पे रखूंगा तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों में से कम वाला आना चाहिए। ml²/12, m l की वैल्यू क्या है 2r, 2r²/12, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 12 डिवाइड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा mr²/3। ठीक है, हाँ सॉरी, और करना कुछ नहीं है, इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देना है, मेरा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा क्या हो जाएगा, 44 mr²/5 प्लस mr²/3। सिंपली ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में 15 आ गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे डिनोमिनेटर में 15 आ जाता है, आप सॉल्व करने से पहले सारे ऑप्शन देख डालो। अगर किसी एक ही ऑप्शन में अगर डिनोमिनेटर में 15 है तो आप, या फिर 15 का आई मीन फैक्टर है, या तो ये मैक्स 15 जाएगा या तो ये ब्रेक होगा, ऊपर से डिवाइड होगा तो 15 का कोई ना कोई फैक्टर आएगा, 3 और 5 आएगा। तो 3, 5 और 15 में अगर एक ही ऑप्शन है तो वही आंसर है। ठीक है, एज सिंपल एज गुड। इन केस अगर ये मल्टीपल ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन बाई 3 आ गया, कोई एक ऑप्शन बाई 5 आ गया, कोई ऑप्शन बाई 15 आ गया, देन यू हैव टू फाइंड आउट द न्यूमरेटर पार्ट ऑल्सो। तो न्यूमरेटर पार्ट यहां पे फाइंड आउट करते हैं। 44 इंटू 3 कितना हो गया, 132 प्लस 5 mr², तो ये हो जाएगा मेरा 137 mr²/15। देखा, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, ओनली थिंग इज सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और
ये क्वेश्चन जी 2005 में पूछा हुआ है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन का मैं क्रश समझा देता हूं। बेसिकली एक डिस्क है, ठीक है, इस डिस्क का रेडियस है आर, रेडियस कितना है आर, और मास है 9m। 9m मास का एक डिस्क है, जिसमें से r/3 रेडियस का डिस्क मैंने काट कर निकाल दिया, ठीक है, कहां पर, पेरीफेरी से, कहीं पे भी हो सकता है, मतलब यहां पे हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, जहां से भी मैंने r/3 रेडियस का डिस्क मैंने काट कर निकाल दिया। तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जेड एक्सिस के अबाउट, जो मेरा सेंटर से पास होगा और डिस्क पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बहुत ही आसान है, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। आखिर जी एग्जाम में थोड़ा भी ट्रिक नहीं यूज करेगा तो फिर किस बात का एग्जाम? तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली माइनस कर देना है। पॉइंट ये है कि इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत आसान है, एज इट इज फॉर्मूला। इस छोटे डिस्क का सबसे पहले तो मास निकालना, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये ट्रिकी पार्ट है। तो मैं सबसे पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालूंगा? इस एक्सिस के अबाउट, जो मेरा जेड एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू सेंटर है। सबसे पहले तो मास निकालते हैं। मास क्या है? आर रेडियस है, तो यूनिट मास क्या होगा? यूनिट मास का मतलब मास पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया मेरा कितना आएगा? 9m टोटल मास है और रेडियस पाई आर स्क्वायर है, ये मेरा पर यूनिट एरिया, मेरा यूनिट मास आएगा। और इस डिस्क का मास कितना होगा अगर मैं स्मॉल एम से लिखूं? तो क्या होगा? सबसे पहले तो एरिया पाई r/3 का स्क्वायर, वो r/3 रेडियस का है, इनटू यूनिट मास से मल्टीप्लाई कर देंगे 9m अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो मेरा पाई पाई तो कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये मेरा आ जाएगा 1/9 इंटू 9m, 9 से 9 कैंसिल, m आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा m जो है छोटे वाले डिस्क का मास आ गया। अब हम आते हैं छोटे वाले डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यानी कि आई स्मॉल एम हम करें तो वो आएगा मेरा हाफ एम इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है मेरा? r/3 का होल स्क्वायर, मीन्स हाफ या 18, 1/18 एम आर स्क्वायर। सेकेंड थिंग, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हमको इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस एक्सिस पे शिफ्ट करना है, हमको सिंपली जो है ऐड कर देना है। ये मेरा टोटल आर था और r/3 माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस कितना होगा? r माइनस r/3, यानी कि 2r/3 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं 2r/3 पे शिफ्ट करूंगा तो मेरा कितना आएगा? आई मास जेड एक्सिस 1/18 mr स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस, प्लस क्या होगा? मास तो m ही था और 2r/3 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 का 9, 4/18 इंटू 9 mr स्क्वायर, ठीक है। नहीं सॉरी, 18 9, अच्छा 4 दूनी 8 1 9, 9, यानी कि हाफ mr स्क्वायर, हाफ mr स्क्वायर हो जाएगा, हाफ mr स्क्वायर हो जाएगा। Im2 पूरे डिस्क का अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालूं कैपिटल एम वाला, तो वो कितना आएगा मेरा? हाफ मास था 9m इंटू आर स्क्वायर, तो मेरा आता है 9/2 mr स्क्वायर। और अब मैं इसमें से 9/2 mr स्क्वायर में से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दूंगा तो मेरा रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वो कितना हो जाएगा? 9/2 mr स्क्वायर में से माइनस किया हाफ mr स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा मेरा? ये 9 - 1 8/2, यानी कि 4 mr स्क्वायर इज द आंसर। सो इजी, नॉट टफ, इट्स ऑलवेज लुकिंग टफ। मोस्टली आईआईटी के एग्जाम्स जो उनके क्वेश्चन होते हैं ना, वो दिखने में टफ होते हैं, होता कुछ नहीं। 2019 मेंस, ठीक है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन हाथ में लगा है। जैसे भी किसी क्वेश्चन में, स्पेशली फिजिक्स के क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आ जाता है, मैं खुश हो जाता हूँ,
क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को फिजिक्स में इस्तेमाल करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का मैं एक आई मीन नटशेल में बता देता हूं क्या है कि अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस बी हैज अ होल ऑफ रेडियस ए। सर्कुलर डिस्क है जिसका टोटल रेडियस बी है, बड़े वाले डिस्क का, इसमें बीच में होल है, ठीक है। होल का रेडियस ए है, ठीक है। और इस डिस्क का मास भी यूनिफॉर्म नहीं है कि यूनिफॉर्मली पूरे सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस डिस्क का मास जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है कि इट इज डिपेंड्स अपॉन आर, अल्फा सॉरी सिग्मा नॉट अपॉन आर, ये मेरा मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। सिग्मा नॉट मान लो डेंसिटी या कोई एक पैरामीटर मान लो, सिग्मा नॉट अपॉन आर, आर का मतलब ये हुआ कि जितना मैं दूर जाता हूं, जितना मेरा रेडियस हाई होता जाता है, जितना मैं अवे होता जाता हूं सेंटर से, उतना मेरा मास पर यूनिट एरिया मेरा कम होता जाता है, ठीक है। तो मुझे इसका रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है। मैंने अपने टॉपिक में रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्कस नहीं किया था, मैंने सोचा था कि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब उसको मैं इसको बताऊंगा, रेडियस ऑफ गायरेशन का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली एक पैरामीटर होता है। हम लोग शुरू से जो एक पॉइंट मास सिस्टम पढ़ते हैं, पॉइंट मास सिस्टम के केस में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं भाई एम आर स्क्वायर, ठीक है। पॉइंट मास सिस्टम में हम एम आर स्क्वायर पढ़ते हैं। ये मेरा ओरिजिनल इक्वेशन है, ये मेरा ओरिजिनल इक्वेशन है जिसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन जैसे ही अपन डिस्क में घुसते हैं, हाफ एम आर स्क्वायर हो जाता है। जैसे ही हम रॉड में जाते हैं, एम एल स्क्वायर बाई 3 हो जाता है, एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम शिफ्ट करते हैं। ये एम आर स्क्वायर जो होता है ना, ये ओरिजिनली रह नहीं जाता है। इसके मतलब आई मीन डायग्राम्स बन जाते हैं, इसकी धज्जियां उड़ जाती हैं, है ना। हम स्फेयर में जाते हैं 2/3 एम आर स्क्वायर हो जाता है, सॉलिड स्फेयर में जाते हैं 2/5 एम आर स्क्वायर हो जाता है, कोन में जाते हैं तो कुछ और हो जाता है, डिस्क में जाते हैं तो कुछ और हो जाता है। उसके बाद जब हम एक्सिस चेंज करते हैं तो कुछ और हो जाता है, और फर्दर एक्सिस आई मीन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में जाते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में जाते हैं, तो हमारा नए नए इक्वेशंस आते जाते हैं। लेकिन अगर मैं एक ऐसा रेडियस इमेजिन करूं कि वो रेडियस अभी भी इस इक्वेशन में फिट बैठता हो, तो इस रेडियस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। और इसको हम के से दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्फेयर का रेडियस ऑफ गायरेशन के बोलूं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम के स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू स्फेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हॉलो स्फेयर है, तो मेरा 2/3 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो m से m कैंसिल हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी √2/3 r। तो ये रेडियस का एक फैक्टर होता है बेसिकली, जो रेडियस ऑफ गायरेशन को रिप्रेजेंट करता है। रेडियस ऑफ गायरेशन और कुछ नहीं है, इट इज इक्वलेंट टू I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। जो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन आता है एम के स्क्वायर। रेडियस ऑफ गायरेशन के बहुत यूज है इंजीनियरिंग में, जब आप डिजाइन करते हो, स्पेशली सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली ये शो करता है कि मास कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है सेंटर से, मींस रोटेशन से कितना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उतना ज्यादा वो रोटेशन को रेजिस्ट करेगा, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे स्टील के जो बीम्स आते हैं, स्टील के बीम्स अगर आप देखोगे तो कैसे डिजाइन होता है? आई सेक्शन ऐसे होगा, ये होता है आई सेक्शन। स्टील के बीम आते हैं, आप देखोगे रेलवे वगैरह के, अगर उसमें प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो स्टील के बीम यूज होते हैं। फ्लाईओवर के नीचे देखोगे स्टील के बीम यूज होते हैं। आई सेक्शन में क्या होता है कि मेरे जो फ्लैंजेस होते हैं, ये फ्लैंज है, ठीक है, और ये मेरा स्टेम हो गया। फ्लैंज की थिकनेस मोटी रखते हैं, स्टेम की थिकनेस पतली रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? फ्लैंज की थिकनेस मोटी होने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा मास मैं अवे रख रहा हूं, यानी कि सेंटर से मैं अवे रख रहा हूं ज्यादा से ज्यादा मास। मास दूर होने का मतलब है रेडियस ऑफ गायरेशन का ज्यादा होना। रेडियस ऑफ गायरेशन का ज्यादा होने का मतलब है सेम मास के लिए अगर ज्यादा रेडियस ऑफ गायरेशन होगा तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, यानी कि रोटेशन को रजिस्ट करेगा। तो ये बीम जब इस पे लोड आएगा तो ट्विस्ट नहीं होगी आसानी से, ठीक है। तो ये इसका इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है रेडियस ऑफ गायरेशन का, ठीक है। इसका दूसरा ऑप्शन हम ऐसे भी बना सकते थे कि भाई मैं इसको पतला रखता हूं और ये मैं मोटा मोटा रख लेता हूं, यानी कि स्टेम को मैं मोटा कर देता हूं और मैं फ्लैंजेस को मैं पतला कर देता हूं। इस केस में
सेम क्रॉस सेक्शन एरिया ये भी है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया ये भी है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ कम है। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा है, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कम है। रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा होने का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधे सीधे, अभी तो आप सिर्फ रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, लेकिन किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उतना ज्यादा वो ट्विस्टिंग को, बेंडिंग को अपोज करता है, तो रेजिस्ट करता है। तो बेसिकली जो स्टील के सेक्शंस आते हैं, या हम लोग कुछ भी कंक्रीट के भी सेक्शंस जो डिजाइन करते हैं, हम उसको इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, उनका शेप इस तरह से ले सकते हैं। सेम कंक्रीट के लिए हम ऐसा शेप ले सकते हैं जिसमें मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो। तो ये डिजाइन पैरामीटर्स, ये जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो आप डिजाइन में इस चीज को अप्लाई करोगे। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग अभी ये समझ लो कि रेडियस ऑफ गायरेशन का बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है। ये इक्विवेलेंट एम आर स्क्वायर होता है। जो भी मेरा फॉर्मूला आ रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन का, उसको एम आर स्क्वायर से इक्वेट कर देते हैं और आर की वैल्यू निकाल देते हैं, या एम के स्क्वायर से इक्वेट कर देते हैं, के की वैल्यू निकाल देते हैं। जो इस क्वेश्चन में ट्रिकी पार्ट है वो ये है कि इसका जो मेरी डेंसिटी है, एरिया पे जो मेरा मास की जो डेंसिटी आ रही है वो मेरी वेरी कर रही है रेडियस के अकॉर्डिंग। रेडियस के अकॉर्डिंग वेरी करने का मतलब हो गया कि मुझे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम लोग सिंपली इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे हम लोग डिस्क में निकालते थे, जो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट का यहीं पे यूज होता है। जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होता है तो आप किसी भी क्वेश्चन में फंसते नहीं हो, आपको तरीका पता होता है कैसे सॉल्व करेंगे। मैं एक रेडियस आर पे एक छोटा सा स्ट्रिप लेता हूं डी आर। ठीक है, तो मैं रेडियस आर पे एक छोटा सा स्ट्रिप लेता हूं डी आर। मेरा डी आर स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। ये मेरा डी आर स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा। और अगर मैं सिग्मा नॉट अपन आर, जो मेरा वो है आई मीन डेंसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है, इससे मैं वो करूं, इससे मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा डिफरेंशियल मास निकल आएगा। ठीक है, आर से आर कैंसल, 2 पाई डी आर मीन्स 2 पाई सिग्मा नॉट डी आर, ये मेरा डिफरेंशियल मास हो गया। और इस डिफरेंशियल मास को जब मैं इंटीग्रेट, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे निकालते हैं, डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीएम इंटू, ये सर्कुलर रिंग की तरह काम करेगा। सर्कुलर रिंग का मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है, तो डीएम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको मैं जब इंटीग्रेट करूंगा कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक। पहला सर्कल क्या है, ए जो हॉलो है, जो कटा हुआ है, और ए से बी के बीच में मेरा एरिया है, मास है। तो ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पूरे डिस्क का, यानी कि जो बीच में कटी हुई डिस्क का है, मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो मैं ए से लेकर बी तक इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। डीएम को मैं लिखता हूं 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर डी आर, इंटीग्रेशन ए से लेकर बी तक। डी आई को इंटीग्रेट कर देंगे, मेरा आई आ जाएगा। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, मैं आर स्क्वायर को कैलकुलेट करूंगा तो आर क्यूब बाई 3 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2/3 पाई सिग्मा नॉट आर क्यूब ए से बी तक। मैं इसको लिख सकता हूं 2/3 पाई सिग्मा नॉट बी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। लेकिन मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकालना नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बीच की सीढ़ी है, इसके ऊपर चढ़ के मंजिल अभी कहीं और है। मंजिल क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए क्या करेंगे, चुपचाप इस पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम के स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे और के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं इसको ऊपर लिखता हूं 2/3 पाई सिग्मा नॉट बी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये आ गया। इसको मैं लिख सकता हूं एम के स्क्वायर। ट्रिकी पार्ट क्या है, अभी हमको एम को फिर से इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, तभी जाके सॉल्व होगा। तो एम को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, कुछ नहीं है। एम के लिए हम क्या करेंगे, वही करेंगे 2 पाई आर डी आर इंटू जो मैंने यूनिट मास निकाला था, सिग्मा नॉट अपॉन आर, ये मेरा डीएम था। और मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा ए से बी तक तो मेरा मास आ जाएगा। मास क्या होगा, आर से आर कैंसिल हो गया था, 2 पाई सिग्मा नॉट एक तरफ हो गया
इंटीग्रेशन dr a से लेके b तक, यानी कि सिंपल आ जाएगा 2 पाई सिग्मा नॉट b माइनस ए, ये मेरा टोटल मास आ जाएगा। तो मैं टोटल मास की वैल्यू यहां पे डालता हूं, 2 पाई सिग्मा नॉट b माइनस ए इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 पाई सिग्मा नॉट बी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, 2 पाई सिग्मा नॉट कैंसिल हो गए, के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 3 बी माइनस ए। तो मैं के की वैल्यू लिख सकता हूं, के की वैल्यू क्या होगी, बी क्यूब माइनस ए क्यूब। इसका एक्सटेंशन बोलो, जल्दी बोलो, कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखो, बी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये आएगी बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो जाके रिवाइज कर लो, बी क्यूब माइनस ए क्यूब, बी क्यूब प्लस ए क्यूब 9 10 में पढ़ाया जाता है, और ये चीजें अभी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। अपॉन 3 बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3 का अंडर रूट, मीन्स के की वैल्यू आएगी, के इज इक्वल टू आएगी बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3 अंडर रूट। हो गया सॉल्व, आईटी निकल गया, ऐसे ही निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ अपन आज की वीडियो को क्लोज करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम लोग एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क वाले पार्ट का। ठीक है, क्योंकि वो एक अलग ही टॉपिक है, उसका क्वेश्चन हम अलग से सॉल्व करेंगे, और अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और भी क्वेश्चन है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आप अच्छे से अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। होता क्या है ना कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन दिखने में टफ होते हैं, ठीक है, जिसमें फिगर बना हो, जो दिखने में आपको टफ लग रहा है, उसको 100% सॉल्व करो। क्योंकि ये जो डराने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जो दिखने में टफ होते हैं, दिखने में ज्यादा ट्रिकी लग रहे होते हैं, ये क्वेश्चंस एग्जाम के प्रेशर में जब आप होते हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक करते हैं। और जब कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है तो धीरे धीरे आप देखोगे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत आसान आसान क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का टाइम एग्जाम नहीं होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का टाइम घर होता है। जब आप घर पर बैठ के पढ़ते हो तो आप टफ से टफ क्वेश्चन सॉल्व करो, वो आपको कॉन्फिडेंस जोन में लेके जाएगा। जब आप एग्जाम्स में जाओगे, आपसे कितना भी ट्रिकी, कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर बना के आपको दे देगा, आपको देखकर चीजें इम्पॉसिबल नहीं लगेंगी, और आप जब सॉल्व करोगे, जैसे ही क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो कॉन्फिडेंस कोलैप्स होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस बूस्ट भी होता है। तो आपने बैक टू बैक, अगर सपोज आईटी के एग्जाम में आपने बैक टू बैक 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो आप ये समझ लो कि आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा कि आप टफ से टफ नट भी कॉन्फिडेंस की वजह से क्रैक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है क्वेश्चन बहुत टफ हो, आपसे ना सॉल्व हो, लेकिन कॉन्फिडेंस आपका साथ देगा। इन केस अगर आपने बैक टू बैक 2-3 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए, आप स्टार्टिंग हुई ऐसे कि पहला क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, दूसरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, तीसरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, तो कॉन्फिडेंस डाउन होता चला जाएगा। इसलिए एग्जाम के पहले जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जितना ज्यादा एक्सपोजर ले सकते हो, वो आप एक्सपोजर लो। जितना ज्यादा सिचुएशंस में पढ़ सकते हो, डाल सकते हो खुद को, उस सिचुएशन में डालकर सोचो और दिमाग की गुत्थियां खोलो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे मेरी वीडियो देखते रहो। पॉपअप आएगा तभी जब आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन प्रेस करोगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मेरे अच्छे वीडियोस हैं, जो चीज आपको अच्छी लगती है उसके लिए मुझे कमेंट करो। जो चीज आपको लगता है कि मुझे इंप्रूव करना चाहिए, वो चीजें आप कमेंट करो, तो भी मुझे पता चलेगा कि मैं और क्या क्या चीजें इंप्रूव कर सकता हूं। ठीक है, थैंक्स फॉर द टुडे।